हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में कोशिका विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू हैं जो विभिन्न एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, एनडीए, रेलवे वगैरह में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइटोलॉजी से हैं रिलेटेड वो पूछे गए वो सारे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको सेल थ्योरी यानी साइटोलॉजी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? सेल थ्योरी, तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है वॉटसन, क्रिक, स्लाइडेन एंड सॉन, हुक और ल्यूवेनहुक, डार्विन एंड लेमार्क। तो इसका क्या आंसर होगा? स्लाइडेन एंड सॉन। 1838 टू 39 में यह कोशिका सिद्धांत आया था और इसे स्लाइडेन और स्वान ने लेके आया था। ठीक है, ऑप्शन 3 भी आप देख रहे हैं, हुक और ल्यूवेनहुक जो है वो भी कोशिका से रिलेटेड व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कोशिका के संबंधित बातें कही है। जैसे कोशिका का खोज हुक ने किया था और ल्यूवेनहुक जो है इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। हुक ने मृत कोशिका और ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका। ठीक है, और स्लाइडेन एंड सॉन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटो यानी सेल और लॉजी यानी लोगस से बना है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल इज नॉन है साइटोलॉजी। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट हुक, स्वान और नील्सन। जैसा कि मैंने बताया कि सेल के बारे में सबसे पहले, मृत कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया। ठीक है, इन्होंने सेलुला नाम दिया था क्योंकि जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा कॉर्क सेल को तो एक छोटे छोटे कमरे के समान दिख रहा था और ग्रीक में कमरे को सेलुला कहा जाता है, उसी से इन्होंने सेल वर्ड चुना। ठीक है, कोशिका के लिए सेल वर्ड चुना रॉबर्ट हुक ने। आगे देखते हैं। चौथा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका। अगर सबसे लंबी होती तो उसका आंसर बदल जाता। सबसे बड़ी है तो अंडाणु, ओवम है जो एक फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन है। ठीक है, ओवम, तो वो सबसे बड़ी कोशिका। अगर सबसे लंबी कहती तो न्यूरॉन होता। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज। ठीक है, ये सबको पता होगा। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से। अब काइटिन से किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? तो फंगी यानी कवक, और पेप्टिडोग्लाइकिन से बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? सेलुलोज, चूंकि पूछा गया है पौधों की कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य में कौन उपस्थित नहीं होता है? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। अब कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित नहीं होता है? पहले हम सेल का एक जनरल फिगर लेते हैं। ये है सेल, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और ये वाले पॉइंट जो होते हैं, ये वाली जगह उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये एक तरल चिपचिपा द्रव्य है जिसपे बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ है और न्यूक्लियस यहाँ है। अब साइटोप्लाज्म में कौन उपस्थित होता है? तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, साइटोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, ईआर होता है। तो इस पे है कि कौन उपस्थित नहीं है। तो नहीं, कौन सा नहीं है? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस देखिए साइटोप्लाज्म से बाहर है। ठीक है, तो ये सही होगा। आगे देखते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी कैप। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? या ऊर्जा गृह ऑफ कोशिका, ऊर्जा गृह कोशिका की, जहाँ, या शक्ति गृह, ये किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज बर्न होके, एक ग्लूकोज बर्न होके 38 एटीपी का निर्माण करता है जो ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया यह काम करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किचन भी कहा जाता है। किचन किसका? सेल का। ठीक है, यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो इसका क्या आंसर होगा? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा होगा कि एक पार्ट जो होता है उस पर दानेदार संरचना होती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है,
और इसीलिए इसे RER कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का, ठीक है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, तो इसलिए राइबोसोम होगा। देन आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अभी जस्ट मैंने बताया कि एक ग्लूकोज जब बर्न होता है तो 38 ATP तैयार होता है, ये ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? ATP। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी एप्टेटिस। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जो सारे ऑर्गेनल्स के काम को देखरेख करता है, कंट्रोल करता है, निर्देश देता है, सारी कोशिकाएं अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं ये ध्यान रखता है। तो ये कौन है? न्यूक्लियस। 11 नंबर, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किसके लिए आवश्यक है? क्लोरोप्लास्ट, आपको पता होगा पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। अब प्लास्टिड का ही एक भाग है क्लोरोप्लास्ट, जो हरित वर्णक उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल। और यह क्या काम करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यही सनलाइट एब्जॉर्ब करके किस प्रक्रिया में भाग लेता है? फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या होता है? पादप अपना भोजन तैयार करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सेल स्टोमेक, सुसाइडल बैग, पावर हाउस, स्टोर हाउस। पावर हाउस तो अभी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और सुसाइडल मैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। और ये क्या होता है? जब भी कोशिका को क्षति पहुंचती है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो ये फट जाता है और एंजाइम निकल जाता है और सारा कोशिका को समाप्त कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। कोशिका चक्र का विभाजन किसके द्वारा होता है? सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सेंट्रोसोम, तारक काय। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। और कमेंट में जरूर बताएंगे कि कहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है और कहाँ पर सबसे कम होता है, शरीर के किस अंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पशु कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में कौन अनुपस्थित होता है? कौन एब्सेंस होता है? तो न्यूक्लियस तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। कौन नहीं होता है? सेल वॉल। सेल वॉल जनरली पादप कोशिका, बैक्टीरिया और कवक में पाया जाता है। आपको पता होगा कि सेल वॉल जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। गोल्जी तंत्र, गोल्जी एप्टेटिस का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, पदार्थों का स्राव, ऊर्जा उत्पादन, कोशिका विभाजन। प्रोटीन संश्लेषण अभी बताया राइबोसोम करता है। ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम। तो ऑप्शन क्या बचा? पदार्थों का स्रावन, सेक्रेशन, ये कौन करता है? गोल्जी तंत्र। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की संरचना का मॉडल कहलाता है? कौन? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, लेमिनल मॉडल, लिपोप्रोटीन मॉडल, सैंडविच मॉडल। तो ये इसका आंसर होगा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। सिंगर और निकोलसन नामक व्यक्ति ने ये मॉडल दिया था। डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन क्रिक, फ्रेडरिक मिसर, मेंडल, क्रिक और पॉलिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फ्रेडरिक मिसर, ठीक है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए से संबंधित क्या बताया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आप कमेंट करिए। वैसे फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। आरएनए किस प्रकार का अणु है? सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, फैट, ठीक है। तो ये कौन सा अणु है, कौन सा मॉलिक्यूल है? सिंगल। ये होता है आरएनए। अगर डीएनए होता तो डीएनए मतलब दोनों तरफ से, ये होता है डीएनए डबल स्ट्रैंड, ठीक है। ये आरएनए है सिंगल। इसका क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। आरएनए किस प्रकार का अणु होता है? सिंगल, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका